बेटा मैं कहते कि लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन को बेटा हमने स्टार्ट किया हुआ था। इसका मतलब है कि कोई भी जो लिविंग है उसकी इब्तदा कहाँ से है और उसकी बच्चों इंतहा कहाँ पर है, वो चीज स्टार्ट कहाँ से होगी और उसका एंड कहाँ जाकर होगा। वेरी फर्स्ट लेवल क्या था बच्चों? सब एटॉमिक लेवल्स, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। सब एटॉमिक पार्टिकल्स मिलकर एटम्स को बनाते हैं। एटम्स सोडियम, मैग्नीशियम, आयरन, गोल्ड एटसेट्रा। एटम्स मिलकर बेटा मॉलिक्यूल्स को बनाते हैं, सारा हमने पढ़ा था। मॉलिक्यूल्स टू टाइप्स के हैं ऑन द बेस ऑफ द मोलेकुलर वेट या मैस, माइक्रो मॉलिक्यूल्स और बेटा मैक्रो मॉलिक्यूल्स। जो माइक्रो हैं, जो बच्चों माइक्रो हैं उनका मोलेकुलर मास बच्चों कम होता है, वाटर, NaCl, H2SO4। और जो मैक्रो हैं उनका मोलेकुलर मास बच्चों ज्यादा होता है, जैसे बच्चों शुगर है, ग्लूकोज है, एटसेट्रा। फिर हमने कहा था कि मॉलिक्यूल्स और भी दो तरह के होते हैं, ऑर्गेनिक और बच्चों इनऑर्गेनिक। जितने माइक्रो हैं वो सारे इनऑर्गेनिक के खाते में डालते हैं, और मैक्रो वो हो जाएंगे बच्चों ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। क्योंकि जो ऑर्गेनिक हैं उनको बनाने के लिए कार्बन के साथ हाइड्रोजन भी चाहिए, लेकिन जो इनऑर्गेनिक हैं उनको बनाने के लिए कार्बन और वो जो हाइड्रोजन इकट्ठा नहीं चाहिए। फिर मॉलिक्यूल्स मिलकर बेटा ऑर्गेनेल्स को बनाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी, साइटोप्लाज्म, सारा बच्चों पढ़ा था हमने। ऑर्गेनेल्स मिलकर सेल को बनाते हैं, बेटा सेल मिलकर टिश्यू को बनाते हैं, जैसे मसल टिश्यू है, ग्लैंड टिश्यू है, जाइलम है, फ्लोएम है, तो सारा हमने पढ़ा था। टिश्यूज मिलकर ऑर्गन्स को बनाते हैं और ऑर्गन्स बेटा मिलकर सिस्टम को बनाते हैं, जैसे वो नर्वस सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, एटसेट्रा। सारा बेटा हमने पढ़ा था। आज हमने स्टार्ट करना है इंडिविजुअल लेवल, स्पीशीज। वेरियस ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम जॉइन टू फॉर्म एन इंडिविजुअल। बेटा ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम मिलकर एक इंडिविजुअल को, एक फर्द को बनाते हैं। और अगर बेटा देखा जाए जो लेवल बेटा बच्चों वहां पर देता है लेवल्स, ये आगे बेटा ऑर्गेनिज्म लेवल, इंडिविजुअल लेवल। अब ऑर्गेनिज्म मिलकर पॉपुलेशन को बनाते हैं, पॉपुलेशन। नेक्स्ट लेवल पॉपुलेशन का है। अब पॉपुलेशन क्या चीज है, हम वापस आ जाए। अ ग्रुप ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑफ द सेम स्पीशीज लिविंग एट द सेम एरिया एंड द सेम टाइम। तीन यहां पर शराइत है। नंबर वन, सेम स्पीशीज, वो अफराद सारे एक जैसे होने चाहिए, एक जैसे अफराद का मजमुआ होना चाहिए, पहली शर्त। लिविंग एट द सेम एरिया, जो एक ही जगह और सेम टाइम, एक ही वक्त में इकट्ठे रहता हूं। एक जैसे अफराद का ऐसा मजमुआ जो एक ही जगह और एक ही वक्त में इकट्ठे रहता हो, बच्चों वो पॉपुलेशन कहलाता है। तीन यहां पर शर्त है। नंबर वन, एक तो वो चीज एक जैसी होनी चाहिए। नंबर टू, वो एक ही जगह पर इकट्ठे रहते हो। और नंबर थ्री, और एक ही टाइम में, वक्त में इकट्ठे रहते हैं। तो ऐसे अफराद का मजमुआ जो एक जैसा हो, वो एक ही जगह एक ही वक्त में इकट्ठे रहता हो, ये पॉपुलेशन है। जैसे बड़ा एग्जांपल है हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ ह्यूमंस इन लैया इन 2018। आपसे कहा जा रहा है कि 2018 में लैया में जितने इंसान इकट्ठे रहते थे उनकी टोटल तादाद हमें बताएं। ये इंसानों की पॉपुलेशन हो गई। इसमें तीनों चीजें आ गए, नंबर ऑफ ह्यूमंस, एक जैसे अफराद, सिर्फ इंसान आ गए। लैया एक ही जगह आ गई है, मखसूस जगह आ गई है। और 2018 एक मखसूस टाइम भी आ गया उसके साथ। तो आपसे पूछा जा रहा है कि 2018 में लैया में कितने इंसान थे, ये इंसानों की पॉपुलेशन होगी। फिर जो भी पॉपुलेशन होगी, जिसको भी आप स्टडी कर रहे हैं, चाहे वो रोज है, वो जैस्मीन है, वो कैट्स हैं, वो डॉग्स हैं, जिसकी पॉपुलेशन आप स्टडी करना चाहते हैं, उसके कुछ एट्रीब्यूट्स, कुछ पैरामीटर्स, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को भी आप साथ से स्टडी करते हैं। बेटा एट्रीब्यूट्स
یا پیرامیٹرز کا مطلب اس کے وہی کریکٹرز ہیں, اس کی خصوصیات ہیں. کہ آبجیکٹو آئے گا یا شارٹ کویشچن آئے گا کہ رائٹ دا ایٹریبیوٹس یا پیرامیٹرز یا کریکٹرز آف پاپولیشن, تو وہ بچوں نیچے آ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں جس پاپولیشن کو بھی آپ اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں اس میں یہ فلاں کریکٹر بھی آپ ساتھ ساتھ لازمی طور پر اسٹڈی کریں گے. نمبر 1 جین فلو. یہ جو مخصوص پاپولیشن ہے اس میں مخصوص جین اگلی نسل میں کتنے ٹرانسفر ہو رہے ہیں. اس پاپولیشن میں جو کوئی بھی مخصوص جین ہے وہ جین ایک سے دوسری نسل میں کتنا ٹرانسفر ہو رہا ہے, وہ اس جین کا فلو ہے. نمبر 1 آپ نے چیک کرنا ہے کہ اس پاپولیشن میں جین کا فلو کتنا ہو رہا ہے. نمبر 2 یہ بڑا یہاں پر مسٹیک ہو گیا, جین فریکوینسی آئے گا, جین فلو کیونکہ آ چکا ہے. نمبر 1 تھا جین فلو, نمبر 2 جین فریکوینسی. جین فریکوینسی کیا ہے, وہ کتنی مقدار میں آگے ٹرانسفر ہو رہا ہے. پہلے ہم نے چیک کرنا ہے جین کتنا جا رہا ہے, جین کا فلو کتنا ہے. جتنا فلو زیادہ ہوگا, جتنا ٹرانسفر زیادہ ہوگا تو آٹومیٹیکلی اس کی پرسنٹیج, اس کی فریکوینسی پہ تو زیادہ ہو جائے گی. فلو کے ساتھ فریکوینسی بنتی ہے. جتنا جین فلو زیادہ اتنے جین فریکوینسی زیادہ. جتنا جین وہ فلو کم کرے گا اس جین کی فریکوینسی بھی کم ہو جائے گی. جیسے بیٹا میں کہتا ہوں فار ایگزامپل پیرنٹس ہیں, ایک کا کلر بلیک ہے تھوڑا سا, ایک کا بیٹا وائٹ ہے, ان کے آگے بچے پیدا ہو گئے. ان میں 3 بچے تھوڑے بلیک آ گئے ہیں اور ایک بچہ ان کا وائٹ آ گیا ہے. اب سوچیں بیٹا کس جین کا ٹرانسفر زیادہ ہو رہا ہے, بلیک والے جین کا ٹرانسفر زیادہ ہو رہا ہے کیونکہ وہ 3 بچے آ گئے. پھر ہم دیکھیں جین کی فریکوینسی کتنی ہے, پرسنٹیج کتنی ہے. اب 4 بچے ٹوٹل ہیں, اس میں سے 3 بلیک ہیں اور 1 وائٹ ہے, تو 4 کے لحاظ سے بچوں 3 کی پرسنٹیج 75% بنے گی. تو بلیک والا جین زیادہ ٹرانسفر کر رہا ہے, وہ 3 آگے بچے آ گئے ہیں تو اس کی فریکوینسی بھی زیادہ ہو گئی ہے, فریکوینسی 75% ہو گئی ہے. وائٹ والے جین کا فلو کم ہوا ہے کیونکہ وہ ایک ہی بچہ پیدا ہوا ہے, اس جین کا فلو بھی کم. اب 4 میں سے ایک بچہ آیا ہے تو بیٹا اس کی پرسنٹیج صرف 25% ہو جائے گی, اس کی فریکوینسی بھی کم ہوگی. تو ہم نے چیک کرنا ہوتا ہے کوئی بھی مخصوص جین ہے اس کا آگے فلو کتنا ہے, وہ کتنا آگے ٹرانسفر ہو رہے ہیں, اور پھر اس کی آگے فریکوینسی کتنی ہے, پرسنٹیج کتنی ہے, یہ چیک کرنا ہوتا ہے. نمبر 3 پاپولیشن ڈینسٹی. جسے آپ کہتے ہیں گنجان آبادی. پاپولیشن ڈینسٹی کتنی ہے, تو ڈینسٹی کیا ہو جائے گی. فار ایگزامپل میں کہتا ہوں آپ سے, اگر ہم لیا کا 1 مربع کلومیٹر ایریا لیتے ہیں, 1 مربع کلومیٹر, ہم دیکھتے ہیں کہ لیا میں ایک مربع کلومیٹر میں لیٹ سے 80 افراد اکٹھے رہتے ہیں. یہ آگے لیا میں انسانوں کی گنجان آبادی, کہ لیا میں ایک مربع کلومیٹر میں لیٹ سے بیٹا 80 انڈیویجولز اکٹھے رہتے ہیں. اگر ہم کمپیئر کریں لاہور کے ساتھ, اگر اس کا بھی ہم لیں ایک مربع کلومیٹر, وہاں پر ہم کہتے ہیں بچوں 190 انڈیویجولز اکٹھے رہتے ہیں. ایریا وہی ہے لیکن آبادی زیادہ ہو گئی ہے. لیا میں ایک مربع کلومیٹر میں 80 افراد اکٹھے رہتے ہیں, اور وہاں بچوں ایک ہی مربع کلومیٹر میں 190 افراد اکٹھے رہتے ہیں. تو بیٹا جس کی ڈینسٹی زیادہ ہے, جیسے بچوں لاہور کی ڈینسٹی لیا سے زیادہ ہوگی ہے, تو جب ڈینسٹی زیادہ ہوگی تو اس کے ساتھ اس کا پریشر بھی زیادہ ہو جائے گا. نیکسٹ ہوتا ہے بچوں پاپولیشن پریشر. جس کی پاپولیشن ڈینسٹی زیادہ اس کا پریشر بھی زیادہ. جتنے انسان یا افراد زیادہ ہو جائیں گے تو ان کو کھانے کے لیے, پینے کے لیے, رہنے کے لیے ان کو زیادہ ضروریات چاہیے. پاپولیشن کا پریشر بڑھ گیا, ہیلتھ ہے, سکولنگ ہے, ایجوکیشن ہے, کھانا ہے, پینا ہے, رہائش ہے, وہ ساری ان کی ریکوائرمنٹ وہ زیادہ ہو جاتی ہے. تو جتنے بچوں پاپولیشن کی ڈینسٹی زیادہ ہوگی بیٹا اتنا پاپولیشن کا پریشر بھی زیادہ ہو جائے گا. لیا میں افراد
एक जगह पर कम इकट्ठे रहते हैं, यहाँ डेंसिटी कम है तो प्रेशर भी कम होगा। जब बेटा वहां पर लाहौर में डेंसिटी ज्यादा हो गई, अफराद ज्यादा हो गए, तो उसका प्रेशर भी ज्यादा हो जाएगा। तो आसान सी बात है। तो हमने चेक करना होता है उस पॉपुलेशन की डेंसिटी कितनी है, फिर बेटा पॉपुलेशन का प्रेशर कितना है। नंबर 5 है एज डिस्ट्रीब्यूशन। हमने ये भी चेक करना होता है कि मुख्तलिफ एजेस के अफराद की तादाद कितनी कितनी है। जैसे बेटा हम चेक करते हैं कि 1 से लेकर 10 ईयर्स के अफराद कितने हैं, 10 से 20 वाले इंसान कितने हैं, 20 से 30 वाले, 30 से 40 वाले, 40 से 50 वाले, 50 60 सो ऑन। मुख्तलिफ एजेस के अफराद की तादाद को चेक करना है। बेटा आपको मैक्सिमम आबादी कहाँ नजर आएगी, 20 से 40 के दरमियान। मिडिल एजेस के अफराद ज्यादा होते हैं, जवानी वाले ज्यादा होते हैं, क्योंकि बचपन में और बुढ़ापे में डेथ रेट ज्यादा होता है। बचपन में बच्चे बहुत मरते हैं, कुव्वत मुदाफिक कम होती है, बुढ़ापे में तो इंसान ने मरना ही मरना है। तो बचपन में और बुढ़ापे में आबादी उस लिहाज से कम नजर आएगी, मिडिल एजेस के अफराद की तादाद ज्यादा होती है। तो बेटा हमने चेक करना होता है कोई पॉपुलेशन है, उसका जीन फ्लो कितना है, जीन फ्रीक्वेंसी कितनी है, पॉपुलेशन डेंसिटी, पॉपुलेशन प्रेशर, एज डिस्ट्रीब्यूशन या एज स्ट्रक्चर, ये उस पॉपुलेशन के पैरामीटर्स कहलाते हैं, या एट्रीब्यूट्स या बेटा करेक्टर्स कहलाते हैं। बेटा पॉपुलेशन खत्म हो गया, अब हमारी कम्युनिटी। पॉपुलेशन की जो तारीफ आपने की है उसमें सिर्फ एक लफ्ज चेंज कर दें, एक लफ्ज, ओनली वन। बेटा वहां तक ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम स्पीशीज था, सेम स्पीशीज। बेटा सेम को डिफरेंट में चेंज कर दें बस, बाकी सारी वही बात है, लिविंग एट द सेम एरिया एट द सेम टाइम। मुख्तलिफ अफराद का, मुख्तलिफ लिविंग का मजमुआ, वो सारे एक जैसे नहीं है, डिफरेंट हो गए। मुख्तलिफ अफराद का मजमुआ, मुख्तलिफ लिविंग का, जानदारों का मजमुआ, जो एक ही जगह और एक ही वक्त में इकट्ठे रहता हो, ये बेटा कम्युनिटी है। अगर हो अ ग्रुप ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम स्पीशीज, अगर बेटा सेम आएगा तो फिर वो पॉपुलेशन है, अगर बेटा डिफरेंट आएगा तो वो कम्युनिटी है। ये बेटा कम्युनिटी आ गई। अब आगे बेटा बयान करते हैं, कम्युनिटीज आर डायनेमिक कलेक्शन। ये डायनेमिक कलेक्शन है, यानी कि मुख्तलिफ चीजों का मजमुआ है, तो एक चीज नहीं होती कम्युनिटी के अंदर। फ्लक्चुएशंस, तब्दीलियां इन एबायोटिक फैक्टर्स। अब एबायोटिक बेटा फैक्टर क्या होते हैं, नॉन लिविंग फैक्टर, जैसे वो एयर है, वो वाटर है, टेम्परेचर है, रेनफॉल है, वगैरह वगैरह, ये सारे एबायोटिक फैक्टर हैं। कहना चाहता है कि फ्लक्चुएशंस इन एबायोटिक फैक्टर्स, जो ही माहौल में तब्दीली पैदा होगी, तो बारिशें ज्यादा हो गई है या बारिशें कम आ रही है या टेम्परेचर ज्यादा हो गया कम हो गया, तो उसका कम्युनिटी की आबादी के ऊपर बड़ा गहरा असर पड़ता है। उसकी कम्युनिटी की आबादी कम ज्यादा हो सकती है। जैसे बेटा मैं कहता हूँ फॉर एग्जांपल, अगर एक साल चुबारे के डेजर्ट में बारिशें मामूल से कम हो तो प्लांट मरने लग जाएंगे। जब बेटा प्लांट मरेंगे तो साथ जो उनके ऊपर गुजारा करते हैं एनिमल, वो भी कम होना शुरू हो जाएंगे। अगर एक साल वहां पर बारिशें ज्यादा हो जाए, वहां चने की फसल ज्यादा होती है, जड़ी बूटियां ज्यादा होती हैं, एनिमल की तादाद में भी इजाफा होता है। तो जो ही एबायोटिक फैक्टर में चेंज आई, उसका इफेक्ट उस पॉपुलेशन की कम्युनिटी के ऊपर पड़ता है। फिर आगे बेटा कहते हैं कम्युनिटी 2 टाइप्स की होती है, सिंपल कम्युनिटी और बच्चों कम्प्लेक्स कम्युनिटी एंड आइसोलेटेड कम्युनिटी। आइसोलेटेड अलग थलग, जिसको आपने दूसरों से अलहदा किया हुआ है, दूसरों से कट है, वो सिंपल कम्युनिटी है। जैसे बेटा हम कहते हैं कि आपने घरों के अंदर कबूतर रखे हुए हैं, आपने उसको डरबे में रखा हुआ, दूसरों से अलहदा कर दिया, ये आइसोलेटेड है। घरों के अंदर आपने तोते रखे हुए हैं, मुर्गियां रखी हुई हैं, ये चीज आइसोलेटेड है, दूसरों से कट हो चुकी है।
अब आपका घर एक सिंपल कम्युनिटी है, देखो बेटा घर में आपने फॉर एग्जाम्पल मुर्गी रखी हुई है, या कबूतर है, या तोते हैं, या कैट भी रख सकते हैं, डॉग भी हो सकता है। आपने थोड़ा सा एक बगीचा बनाया हुआ है, कुछ आपने फूल पौधे वहां पर लगाए हुए हैं, आपके घर के अंदर चिड़िया भी रहती है, घोंसला उसने बनाया हुआ है, कॉकरोचेस भी हो सकते हैं वहां पर, फ्रॉग हो सकते हैं, स्नेक भी हो सकते हैं, या उसके लिए चींटी है, मकोड़े वगैरह हो सकते हैं। अब कम्युनिटी है लेकिन ये सिंपल है, ज्यादा नहीं है। द चेंज ऑफ एनवायरमेंट शोज ग्रेट इफेक्ट। अगर माहौल में तब्दीली आई तो उसका सिंपल कम्युनिटी के ऊपर गहरा असर पड़ेगा, क्योंकि पहले वो चीज बहुत कम है। अगर वो चीजें मरना शुरू हो गई तो बच्चों उसकी आबादी कम होना शुरू हो जाएगी, वैरायटी कम होना शुरू हो जाएगी। जैसे बेटा आपने 2 तोते रखे हुए हैं, माहौल में तब्दीली आई, टेम्परेचर बढ़ा, दोनों मर गए, अब तोते तो खत्म हो गए घर के अंदर, एक वैरायटी खत्म हो गई। तो जो ही माहौल में तब्दीली पैदा होगी उसका गहरा असर पड़ेगा उस सिंपल कम्युनिटी के ऊपर। देन बेटा कम्प्लेक्स कम्युनिटी, इंटर रिलेटेड कम्युनिटीज, जहां बहुत सारी कम्युनिटीज हो और उनका आपस में रिलेशन भी हो। इंटर रिलेटेड कम्युनिटीज ये कम्प्लेक्स है। इसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल बेटा जंगल है, फॉरेस्ट है। जंगल के अंदर छोटे से छोटा एनिमल भी है और बड़े से बड़ा एनिमल भी है, वहां चींटी भी है, वहां एलिफेंट भी है, वहां छोटे से छोटा प्लांट भी है और बच्चों बड़े से बड़ा दरख्त भी है। ये कम्प्लेक्स कम्युनिटी है, वहां आबादी बच्चों बहुत ज्यादा है, वैरायटी बहुत ज्यादा है, कम्प्लेक्स कम्युनिटी है। फिर कहते हैं बेटा कम्युनिटी के अंदर डिफरेंट इंटरेक्शंस को हम पढ़ते हैं। बेटा याद करना, आपके बुक में देखो जो कम्युनिटी के अंदर लास्ट पैराग्राफ आ रहा है, एक बड़ा सारा पैराग्राफ खड़ा होगा, उस सारे काट दें आप, उस पैराग्राफ को बेटा कट कर देने हैं। उस पैराग्राफ के एंड की जो 2 लाइनें हैं उसमें कुछ चीजें ये लिखी हुई हैं, इनको सिर्फ हमने करना है, बाकी सारा पैरा बच्चों काट देना है आपने। वो कहते हैं कोई कम्युनिटी है उसमें डिफरेंट इंटरेक्शन, मुख्तलिफ तरह के ताल्लुकात आपको मिलते हैं, यानी कि वो जो लिविंग है मुख्तलिफ रिलेशन ताल्लुकात बनाकर एक दूसरे के साथ वो इकट्ठे रह रहे होते हैं। बेटा वहां पर आपको प्रीडेशन नजर आ सकता है, प्रीडेशन, प्रीडेटर और प्रे का रिलेशन। हमारे माहौल में कोई प्रीडेटर हो सकता है, कोई प्रे हो सकता है, कुछ शिकारी हो सकता है, कुछ शिकार हो सकता है। जैसे बेटा कैट है और रैट है, या लाइन है और डियर है। इस तरह के ताल्लुकात भी यहां पर आपको मिलते हैं। पैरासिटिज्म, होस्ट और पैरासाइट का रिलेशन, ये भी नजर आएगा यहां पर आपको। जैसे बेटा हमारे सर में जुएं हैं, लाइसिस है, जुएं, जुएं बच्चों पैरासाइट है, हम उसके होस्ट हैं। जब बड़ा खुश्की सिकरी होती है, फंजाई है, वो पैरासाइट है, हम उसके होस्ट हैं। जब बड़ा हमारी जानवरों के आंतों के अंदर कीड़े होते हैं। तो इस तरह का ताल्लुक भी आपको नजर आ सकता है। कमेंसलिज्म एक होता है बच्चों म्यूचुअलिज्म, म्यूचुअल बाहिनी, जहां 2 चीजें इकट्ठी हो और दोनों अगर एक दूसरे को फायदा पहुंचा रही हो, ऐसा रिलेशन म्यूचुअलिज्म है। ये भी ताल्लुकात जहां पर नजर आते हैं आपको म्यूचुअलिज्म वाले। कमेंसलिज्म 2 चीजें तो हैं लेकिन एक में फायदा होगा, दूसरे को ना कोई फायदा ना कोई नुकसान होगा। बेटा कमेंसलिज्म में 2 चीजें होंगी लेकिन उसमें एक को फायदा होगा, दूसरे को ना कोई फायदा ना कोई नुकसान, वो कमेंसलिज्म है। म्यूचुअलिज्म में 2 चीजें हैं और दोनों एक दूसरे को फायदा पहुंचाती हैं, फायदा दोनों का हो रहा होता है, तो म्यूचुअलिज्म है। कमेंसलिज्म में शायद पढ़ा होगा मैट्रिक में बेटा आपने कि शार्क और रिमोरा फिश, शार्क तो बच्चों टनों बड़ी मछलियां होती हैं, 30-50 फीट लेंथी हो सकती हैं। उनके फिन जो चप्पू खड़े होते हैं उसके साथ एक 100-200 ग्राम्स की छोटी सी मछली है, रिमोरा फिश, वो आकर अटैच हो जाती है। अब जहां जहां शार्क जाएगी, ये रिमोरा फिश बेटा उसके साथ फिरती रहती है। जहां देखते हैं कि हालात अच्छे आ गए हैं, खाना बेहतर है, मुझे नुकसान पहुंचाने वाला कोई नहीं है, तो रिमोरा फिश उस शार्क से अलहदा हो जाएगी। रिमोरा ने फायदा उठा लिया है, शार्क को ना कोई फायदा हो ना कोई नुकसान। कोई टनों बड़ी मछली के साथ अगर एक 100-200 ग्राम की मछली अटैच हो भी गई है, उसे तो पता भी नहीं होगा कि मेरे साथ कोई चीज आ रही है कि नहीं आ रही, उसे उसके वजन का एहसास ही नहीं होगा। जैसे बच्चों हमारे सर में कितनी जुएं होती हैं, क्या कभी उसके वजन का एहसास आपको हुआ है? हाँ, काटने से थोड़ा बहुत एहसास होता है। देन है कंपटीशन, यहाँ कंपटीशन है बच्चों, हर फील्ड में कंपटीशन है।
दुनिया के हर फील्ड कंपटीशन से आबाद है। जैसे आप बच्चे हैं, आपका अपनी क्लास में कंपटीशन है पहले, फिर लैया के बच्चों के साथ है, फिर डिवीजन के बच्चों के साथ, फिर पूरे पंजाब के बच्चों के साथ, और फिर जाकर आपको मेडिकल में एडमिशन मिलेगा। कंपटीशन दुनिया के हर फील्ड में है, चाहे कोई डॉक्टर है, कोई टीचर है, कोई इदारा है, कोई दुकान है, कपड़े वाला है, जो भी है, कंपटीशन होगा तो निखार आएगा। बेटा कम्युनिटी खत्म हो गया बेटा, उसके बाद नया टॉपिक आ रहा है लिविंग वर्ल्ड इन द स्पेस। बेटा इसमें भी जो पहला पैराग्राफ खड़ा हुआ है, इसमें उसको कट कर देना, उसमें सिर्फ बायोम को करना है, बायोम को। वो दूसरे शायद पैराग्राफ में खड़ा हुआ है, पहला पैराग्राफ कुछ भी नहीं है, खामखा ऐसे बोंगे हमारी हुई। लिविंग वर्ल्ड इन द स्पेस यानी कि लाइफ ऑन द अर्थ, जमीन के ऊपर लाइफ कैसी है। इसमें एक शार्ट क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट खड़ा हुआ है, बायोम। बेटा पिछले टॉपिक्स में भी पॉपुलेशन की तारीफ, उसके एट्रीब्यूट्स, फिर कम्युनिटी की तारीफ, उसकी टाइप, सिंपल कम्युनिटी, कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी, ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव है। और अब आगे बेटा बायोम, अ लार्ज रीजनल कम्युनिटी विच इज प्राइमरली डिटरमिन्ड बाय क्लाइमेट। किसी भी इलाके की बहुत बड़ी कम्युनिटी इसका बुनियादी तौर पर दारोमदार उसकी आबो हवा पे होता है, क्लाइमेट पे होता है। किसी भी इलाके की बहुत बड़ी कम्युनिटी जिसका सारा दारोमदार उसकी आबो हवा के ऊपर होता है, ये बड़ा बायोम है। आबो हवा ने तय करना है कि यहाँ पर कौन सी चीज बचेगी, कौन सी चीज सरवाइव करेगी, कौन सी नहीं करेगी। बेटा एक होता है वेदर, मौसम, एक होता है क्लाइमेट, आबो हवा। बेटा क्लाइमेट तो उस रीजन का एक मखसूस बनता है। हमें पता है कि साल में यहाँ पर कब गर्मी आनी है, कब सर्दी आनी है, गर्मी कितनी मैक्सिमम होगी, सर्दी कितनी होगी, बारिशें यहाँ पर कितनी होती है, पहले से तयशुदा है, ये क्लाइमेट है। हर इलाके का अपना क्लाइमेट है, मतलब चौबारे का अपना क्लाइमेट है, मरी के इलाके का अपना क्लाइमेट है। वो क्लाइमेट तय कर रहा होता है यहाँ पर कौन से एनिमल प्लांट जिंदा रहेंगे। वेदर क्या है, मौसम। यकदम आंधी आ गई है, तूफान आ गया, यकदम बेटा बारिश आ गई है, बादल आ गए हैं, ओले पड़ गए हैं, जलजला आ गया है, ये वेदर है सारा। जो वक्ती हो, जो टेम्परेरी हो, जो कुछ वक्त के लिए हो, जो शॉर्ट टर्म हो, जो वेदर है। जो लॉन्ग टर्म हो, जो मुस्तकिल हो, ज्यादा अरसे के लिए हो, वो क्लाइमेट होता है। तो क्लाइमेट तय कर रहा होता है वहां की आबादी को। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इन स्पेस इज स्टडीड थ्रू बायोम्स। किसी भी इलाके की, जगह की, अगर आपने ऑर्गेनिज्म की डिस्ट्रीब्यूशन को स्टडी करना है कि यहाँ पर कौन कौन से एनिमल प्लांट मौजूद हैं, तो आप बायोम्स के जरिए स्टडी करते हैं कि यहाँ पर बायोम कैसा है। जैसे बोलते चौबारे का डेजर्ट, डेजर्ट एक बायोम है। बायोम तय करता है यहाँ पर कौन सी चीज मौजूद होनी है। जो ही बायोम ज़हन में आया, आपने कहा अच्छा सहरा है, अच्छा सहरा है, अच्छा यहाँ तो बारिशें कम होनी है, रेतली जमीन होनी है, टेम्परेचर ज्यादा हो जाना है। आपके ज़हन में आएगा पॉन्ड, अच्छा तालाब है, अच्छा तालाब में तो जो पानी ज्यादा होता है, ये फ्रेश वाटर है, फिलहाल फिलहाल जो एनिमल प्लांट जिंदा हो सकते हैं। तो जो ही बायोम आया, बायोम के जरिए एनिमल प्लांट के डिस्ट्रीब्यूशन का आपको पता चल जाएगा। सर्टन मेजर टाइप्स ऑफ द प्लांट्स, वहां जो मखसूस किस्म के बड़े बड़े या ज्यादा मिकदार में जो प्लांट्स हैं, डिटरमिन द अदर काइंड ऑफ द प्लांट्स एनिमल, वो तय कर रहे होते हैं यहां पर दूसरे एनिमल प्लांट कौन से होंगे। बेटा बात समझ आ रही है। जैसे बेटा चौबारे का डेजर्ट है, मैं पता है कि यहाँ पर मखसूस फिलहाल प्लांट है जी, उनको खाने वाले वैसे एनिमल होने, वहां एनिमल वही बचेंगे जो उनको खा सकते हैं, और फिर उन जैसे और प्लांट वहां पर होने। तो certain major types of the plants determine the other kind of the plants animals. Biomes are named on the basis, किसी बायोम का अगर आपने नाम रखना है तो किस बुनियाद पर हम रखते हैं, the major types of the plants। वहां पर या तो प्लांट्स के लिहाज से नाम रखा जाएगा, जैसे बेटा हम कहते हैं ग्रास लैंड, ये बायोम है, फट ज़हन में आया कि यहाँ पर ग्रासेस ज्यादा होने। कोनिफेरस फॉरेस्ट, फॉरेस्ट है
और कोनीफेरस है, यहाँ पर कौन से प्लांट होने, कौन पैदा करने वाले, जहाँ कौन लगती है। तो मेजर टाइप्स ऑफ प्लांट तय कर सकते हैं। और मेजर फीचर ऑफ इकोसिस्टम, या फिर वो इकोसिस्टम कैसा है। जैसे बड़ा डेजर्ट है, या मेजर फीचर इकोसिस्टम के वो सैंड है, सैंडी सॉइल होनी है, रेनफॉल वहां पर होना है, सनलाइट ज्यादा होनी है, टेम्परेचर ज्यादा होना है। तो मेजर फीचर उस बायोम को बना देते हैं, या मेजर फीचर के लिहाज से बायोम का हम नाम रखते हैं। डेजर्ट है, पॉन्ड है, ये बच्चों बायोम बन गए। आगे चलो, ये बड़ा एक दिखा रहा है आपको डिफरेंट टाइप्स के बायोम्स। फिर देखो, ये एक डेजर्ट आ रहा है, ये कैक्टस खड़े हुए हैं, ये बंजर पहाड़ खड़े हुए हैं, डेजर्ट आ गया। या उस जैसे बच्चों एनिमल आ गए। ये बड़ा यहाँ पर आपको ग्रासेस वगैरह या ट्रीज बच्चों नजर आ रहे हैं। ये बड़ा स्नो स्नोई क्लिफ्स आ गए, पहाड़ियां आ गई, या माउंटेन्स बड़ा आ गई, या ठंडे माहौल होता है बच्चों। ये बड़ा आपको पॉन्ड नजर आ रहे हैं, ये फिशेज वगैरह हैं, टर्टल वगैरह फिर हैं, जेली फिश है। इससे बड़ा मतलब है कि जेली फिश अगर आ गई तो ये मैरिन वाटर हो सकता है, या समुद्री पानी हो जाएगा। ये स्टार फिश, घोंगे वगैरह नजर आ रहे हैं आपको। ये पाइन्स के दरख्त खड़े हुए हैं, कोनिफेरस फॉरेस्ट हो सकते हैं। बट उसके लिहाज से ये एनिमल आ गए। तो डिफरेंट बायोम्स आपको दिखा रहे हैं समझाने के लिए। बस मेरे बच्चों यहाँ तक बेटा टॉपिक बिल्कुल खत्म हो गया, ठीक है।